चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हम लोगों ने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends on number of molecules of solute only, या number of solute particles only, या number of moles of solute, या number of ions of solute is known as colligative properties। क्या बोला हम लोगों ने, ध्यान से। आप क्लास 12 में अगर अपीयर होंगे इस साल, तो क्लास 12 में बोर्ड के एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? The properties of a solution which depends upon number of molecules। देखो, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकालोगे, कोई इशू है नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ solute particles are known as colligative properties। यानी जो सिर्फ सोल्यूट पे डिपेंड करे, सोलवेंट पे डिपेंड ना करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends on number of molecules of a solute और number of moles of a solute, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। 4 टाइप की होती है। These are of 4 types। These are of 4 types। और इसका हर एक टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप पे अलग अलग एक्सप्रेशन है और हर एक टाइप पे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला इसका टाइप कौन सा है? वो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP भी बोलते हैं। दूसरा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके एक्सप्रेशन करेंगे, ओके, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से आप एक बार इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तो आप जानते हो, क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the vapors of a solvent या of a liquid on its own surface when they are at equilibrium, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन उसको बताने से पहले एक बात और बता दूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें जो हमारा सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। पहला तो पॉइंट ये दिमाग में फिट कर लो। पहला क्या फिट कर लो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। दूसरा पॉइंट दिमाग में ये फिट कर लो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि जब आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा ना, तब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वहां पे यूज में आएगी। तो क्या बोला? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर, दीज आर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
दे आर वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये दो चीजों को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो इस बेस पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अब देखो मैं एक बार कुछ डायग्राम से समझाता हूं कि चलो हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास क्या एक कंटेनर, उस कंटेनर में हमारे पास कोई सॉल्वेंट था। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास उस कंटेनर में जो सॉल्वेंट था, हमने मान लो वो क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर को वैसे भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि वाटर का वेपर प्रेशर कुछ होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब इस सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मान लो हमने इसके अंदर ऐड क्या किया है, हमने शुगर ऐड कर दिया। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, मान लो थोड़ा शुगर हमने ऐड कर दिया। अब ये शुगर आपका क्या है, ये आपका है मान लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, ओके, तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। सॉल्वेंट का वैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जब ये सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इस सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी थी, अब वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसने कवर कर लिया, सोल्यूट पार्टिकल्स ने कवर कर लिया। अब सोल्यूट पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट का कुछ सरफेस एरिया कवर कर लिया, तो अब सॉल्वेंट का जो एस्केपिंग टेंडेंसी था वो कम हो गया, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। तो इससे एक चीज पता लगी कि एक सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, उसका वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो, लेट P naught is the vapor pressure of a solvent and PS is the vapor pressure of a solution। तो हमने यहां से क्या पता लगाया कि एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरेटिवली, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। जब हमारा सॉल्यूट कौन सा हो, नॉन वोलेटाइल हमारा सॉल्यूट हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग लिख दें देन P नोट माइनस में PS, ज्यादा कौन है P नोट, कम कौन है PS, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसका मतलब उतना वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। When a non-volatile solute is added in a solvent, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट का एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ द सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड एंड जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस करोगे तो उतना वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लोअर हो गया। किसका, सॉल्यूशन का, तो सॉल्वेंट का। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। अब इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर हम लोग सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट कर दें तो हम लोग क्या लिख देंगे, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो हमने इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया, तो ये जो चीज आई वो हमारी क्या आई, इट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा यहां पर क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अब देखो लास्ट एक्सप्रेशन में इक्वेशन नंबर 5 क्या थी
P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या था, काई ए। देखो हमारे पास क्या है, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये क्या होता है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारे पास, P नोट माइनस में पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू काई ए। व्हाट इज काई ए, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसके इक्वल आता है। आप जितना सोल्यूट ज्यादा डालोगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो काई ए की जगह मैं लिख दूं Na अपॉन Na प्लस में Nb, क्या है आपका P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो कि फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है देन Na क्या होगा, वेरी 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 लेस देन Nb होगा। अगर ये लेस देन Nb होगा तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है क्या, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू, Na पड़ा है ऊपर का, ऊपर वाला नहीं हटाते हैं, लेकिन नीचे वाले Na को नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसके कंपैरेटिवली Nb के, तो नीचे वाले Nb को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, Nb बचेगा। ये बात क्लियर है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये भी आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल आता है, Na अपॉन Nb। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई। अब इसको हम लोग आगे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, ये P नोट को मैं यहां ले जाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा P नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू P नोट इनटू Na अपॉन Np, क्लियर। P नोट माइनस पी एस को मैं लिख सकता हूं डेल P। व्हाट इज डेल P, इट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो P नोट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट है, इक्वल है, इसका मतलब क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, क्या आया, Na अपॉन Nb। हमारे पास एक इक्वेशन ये भी बन गई, जिसको हम लोग आगे किसी न्यूमेरिकल में या जो भी क्वेश्चन दिया यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na अपॉन Nb। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं क्या, मान लो 6 दे देता हूं, और इसको इक्वेशन नंबर मैं 7 या फिर हाँ ठीक है 6 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूं। तो ये जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा क्या आता है, P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट इज इक्वल टू Na अपॉन Nb, where Na is the number of moles of solute and Nb is the number of moles of solvent, and this equation can also be modified as del P is directly proportional to Na upon Nb। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल हम यूज करेंगे। अब हम लोग दूसरे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जिसका नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमको पता होना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आपने क्लास 11 में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी या छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक मिनट सोच के देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलो, क्या सोचा आपने, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो ध्यान से, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो पढ़ने वाला है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा कि देखो
मान लो हमारे पास वाटर है, सॉल्वेंट है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग सब जानते हैं। अब हमने वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या थोड़ा सा शुगर हमने ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो क्या वो सॉल्यूशन अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा? नहीं होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाने वाला है, बढ़ जाने वाला है। इसका मतलब when a non-volatile solute is added in a solvent, then the boiling point increases, elevates। अब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा देखते हैं। let TB is the boiling point of a solution and TB naught is the boiling point of a solvent। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ज्यादा में से कम माइनस करो, TB माइनस TB नॉट या T नॉट B, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी? डेल TB। डेल TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। डेल TB क्या है? दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, इंक्रीज हुआ, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेल P के। क्यों? क्योंकि वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो, हमने जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था, और सॉल्यूशन का फिर वेपर प्रेशर उससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर कम होता है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है, डेल्टा टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल पी के, रिलेटिव लॉसिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि दैट डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। क्लियर है? बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से? 7 से ले आते हैं। क्या लिखूं मैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, डेल टीबी, ये डेल पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Na अपॉन Nb। तो मैं लिख दूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Na अपॉन में Nb, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। डेल टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? Na अपॉन में Nb। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो आगे क्या चले, आगे ये चलते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने? डेल टीबी इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं? के। वो हम लोग यहां पे क्या लगा देते हैं? के। ये बात क्लियर है? ओके। फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि क्या कहता हम लोगों ने, ये डेल पी क्या था? पी नॉट माइनस पी एस था। ये पी नॉट यहां पे डिवाइड में था, ठीक है? तब वो किसके इक्वल आया था? Na बाय Np। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिख सकता हूं। मॉडिफाई क्या लिखा ही हुआ यहां पे? पी नॉट माइनस पी एस यानी डेल पी। यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से, पी नॉट माइनस पी एस यानी आपका क्या हो गया? डेल पी हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट इंटू में Na अपॉन में Nb। ये हो गया। और इस इक्वेशन को यहां पर लेके आओ, इसको हटाओ। क्या हो जाएगा कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, और इसको डेल पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Na बाय Nb के। तो हमने लिख दिया डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na बाय Nb के। क्लियर है? ओके। या फिर डेल पी इक्वल किसके है? पी नॉट इंटू Na बाय Nb। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डेल टीबी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू Na अपॉन में Nb। मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर है बात? कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से कि डेल टीबी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे लिखूंगा मैं इसको? Wa अपॉन में Ma। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। अपॉन में क्या है? Nb। Nb क्या हो जाएगा? Wb अपॉन में Mb। नंबर ऑफ गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन
मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस चीज ये डिवाइड में है, ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा इनटू क्या, mb अपॉन wb। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये डेल, ये पी नोट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, जो कि कांस्टेंट है, मान लो वाटर का ले लो, ठीक है। अब ये mb क्या है, इट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो दोनों चीजें कांस्टेंट है और एक इक्वल है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, हियर p नोट एंड mb आर कांस्टेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट है। इन दोनों को हटा के, इक्वल को हटा के मैं क्या लगा दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हो गया आपका डेल टी। डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, ये आपके पास आया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। एक इक्वेशन बन गई आपके पास, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। अब इसको आगे और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक, ध्यान से, स्टेप मिस ना हो जाए आपसे। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। देखो, डेल टी बी इज इक्वल टू, अब इसको हटा के, यानी इन दोनों कांस्टेंट्स को मिला के एक नया कांस्टेंट आ जाता है, वो क्या आ जाता है आपका केबी, क्या आ जाता है केबी। और इनटू में क्या बचा, इनटू में आपके पास बचा डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, इनटू में ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी हो जाएगा। ये बात क्लियर है। वेयर केबी, केबी क्या है यहाँ पे, केबी कांस्टेंट है। वेयर केबी क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है, हम इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। इसका एक नाम और भी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इस इब्यूलोस्कोपिक, इब्यूलोस्कोपिक इज अ लैटिन वर्ड, और लैटिन में इसका मतलब है कि बॉइलिंग मेजरमेंट। क्या मतलब इसका, बॉइलिंग मेजरमेंट। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का ही तो मेजरमेंट कर रहे हैं कि वो कितना एलिवेट हो रहा है। तो इब्यूलोस्कोपिक इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस बॉइलिंग मेजरमेंट। तो इस कांस्टेंट को हम लोग इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलर क्यों लगाया, ये भी देखते हैं। देखो, लेट WA अपॉन MA, ये क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना ये, ऑफ सॉल्यूट। ये 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया। और WB क्या है, इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये 1 मान लिया एंड WB को हमने क्या ले लिया, 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम ले लिया। तो डेल TB इज इक्वल टू क्या हो गया, KB। तो KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। बट इफ ये जो WB 1 ग्राम है, हम इसको किलोग्राम में ले लें, तो अगर हम इसको किलोग्राम में ले लें तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू WA अपॉन MA, और यहाँ पर क्या है WB, ये ग्राम में है। किलोग्राम बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 और ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो, ये जो चीज बनी है आपके पास, वो क्या बनी है आपके पास, सोच के बताइए जरा। ये आपके पास चीज बनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मोलैलिटी। ध्यान से देखो, मोलैलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द
solvent या mass of solvent in a kilogram। हमने solvent का mass किलोग्राम में तो ले लिया, देखो क्या है ये WA upon MA, अपॉन क्या था WB upon 1000 था, ये तो था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलैलिटी। तो इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देंगे मोलैलिटी बोल देंगे। तो आपका जो डेल टीबी है इज इक्वल टू क्या आ गया केबी इनटू में मोलैलिटी, किसके मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। तभी इस केबी को हम लोग मोलैलिटी से क्या लेंगे मोलल, तभी इस केबी को हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। केबी को क्या बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, यही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि केबी इंपॉर्टेंट है क्या, केबी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। वो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। केबी है, आप कुछ भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सोलवेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल कि केबी फॉर वाटर, अब देखो कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर को क्या लेंगे हम लोग सोलवेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। तो वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, कितना वैल्यू आता है 0.52। इसके यूनिट्स क्या होते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है सर, इसके यूनिट्स कैसे निकाले, तो पहले एक काम करते हैं केबी के यूनिट्स निकाल के देखते हैं। क्या लिखा हम यहां लिखते हैं हम लोग, क्या लिखें यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, क्या लिखोगे आप, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास डेल टीबी, ये फॉर्मूला बोले आओ यहां पे, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी। तो केबी क्या हो गया, केबी हो गया, इस मोलैरिटी को यहां डिवाइड में ले जाओ, डेल टीबी अपॉन मोलैरिटी। डेल टीबी क्या है टेंपरेचर है, टेंपरेचर की यूनिट्स क्या लेंगे हम लोग केल्विन लेंगे, अपॉन मोलैरिटी मोल पर किलोग्राम। तो ये हो गया आपका मोल किलोग्राम इनवर्स, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल इज द यूनिट्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बोले तो केबी। केबी के आपके क्या हो गए यूनिट्स हो गए, क्लियर है। तो आपने देखा जो डेल टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके इक्वल आ रहा है केबी इनटू मोलैरिटी। या फिर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, बोले तो स्मॉल m। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैरिटी में ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे पता लगता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। और वही तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, और यू कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। केबी के ऊपर क्वेश्चन आता है, अभी 1-2 साल पहले नीट में एक क्वेश्चन आया था कि शायद अगर केबी डबल हो जाए है ना, या हाफ हो जाए नहीं, या अगर अगर मोलैरिटी डबल कर दी जाए तो केबी क्या हो जाएगा। तो माइंड में आता है बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट कि मोलैरिटी डबल कर दी तो केबी, अरे केबी इज ए कांस्टेंट, मोलैरिटी डबल कर लो, हाफ कर लो, 10 टाइम्स कर लो, 1/10 कर लो, केबी इज ए कांस्टेंट। तो केबी में कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज आएगा। सो however the molarity is double, triple, 4 times, 10 times, 100 times, or it becomes half, 1/3, 1/4 or 1/10, there will be no effect on kb, तो kb remains unchanged। अब देखिएगा 2018 में या फिर 17 में या 19 में एक क्वेश्चन आया था ये, तो kb वहां पे क्या रहता है अनचेंज्ड रहता है। और kb के यूनिट्स क्या हमारे केल्विन किलोग्राम पर मोल है, बड़ा इजी है निकालना। कहां से निकाला हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकाला। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहां से निकाला,
राउल्स लॉ से निकाला वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन वाले में से। इसका मतलब क्या है, एक चेन है ये। अगर आपको राउल्स लॉ अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चुटकी का काम है, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो कौन सा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, आप सोच के देखिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर at which the solid state and liquid state of a substance are in equilibrium with each other। क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से, freezing point is the temperature, it is the temperature at which the solid state and liquid state of a substance या solid state and liquid state of a substance exist in equilibrium। ठीक है, ये या फिर the temperature at which the solid state and liquid state of a substance have same vapor pressure। एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर सेम हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पर डिप्रेशन यानी डिक्रीज होना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कब होगा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो गया, हमने वाटर में थोड़ा शुगर मिला दिया। अब वो जो सॉल्यूशन बना, शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वाटर क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब वो जो सॉल्यूशन बना वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, वो 0 से कम टेम्परेचर पे, वो माइनस में -1 लो या -0.5 लो, -2 लो, डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया है, वो उतने पे फ्रीज होगा। इसका मतलब 0 से वो कहां चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या काम किया, मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट कवर कर लिया, तो इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट उनका क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि लेट क्या, TF इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन। ओके, एंड T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, किसका कम होगा, कि TF कम होने वाला है, T0F ज्यादा होने वाला है, देन T0F minus TF, it is known as what, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम लोग किससे लिख देंगे, डेल TF। डेल TF आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़ा इजी है। तो T0F माइनस TF किसके इक्वल आ जाता है, डेल TF, और वो किसके इक्वल है, वो क्या है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, हमने जब राउल्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू काई ए। हमने पढ़ा था ये बात, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू काई ए। और आपका जो काई ए है वो किसके इक्वल होता है, Na अपॉन Na प्लस में Nb के इक्वल होता है। कोई इशू नहीं है बात, ठीक है। एक काम करो, P0 को यहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा, आपका बनेगा P0 माइनस PS इक्वल टू P0 इंटू Na अपॉन Na प्लस में Nb, ये बन जाएगा।
अब ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, ये क्या आपका, ये आपका है डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके इक्वल है, पी नॉट इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी। ये डेल्टा पी क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट डेल TF, that depression in freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डेल पी के हो गया। और डेल पी आपका किसके इक्वल है, पी नॉट इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल टी एफ इज इक्वल टू, डेल पी की जगह क्या लगा दिया, पी नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, पी नॉट, फिर इंटू में एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन पी, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो कि फॉर ए सोलवेंट, फॉर ए प्योर सोलवेंट, अगर सोलवेंट प्योर है, ठीक है, पी नोट एंड पी नोट, ओके, या फिर पी नोट क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। और इससे पहले भी हम एक पॉइंट और कर सकते हैं, क्या, ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा है Na अपॉन Na प्लस में Nb, हमने भी पढ़ा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, दे आर फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो Na क्या लिखोगे, फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Na इज वेरी 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 लेस देन Nb, होगा कि नहीं होगा, ओके। तो नीचे का जो Na है वो हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, डेल टी एफ इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एन ए, ऊपर का तो पढ़ा रहने देंगे और नीचे वाला एन ए हम लोग हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एन बी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब ये एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया डेल टी एफ इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एन ए क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, अपॉन एन बी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टी हो जाएगी वैल्यू। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डब्ल्यू ए अपॉन एम बी आ जाएगा एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये बात क्लियर है। अब यहां लिखे हैं हम लोग कि फॉर ए प्योर सोलवेंट, अगर आपका सोलवेंट प्योर है तो उसके लिए पी नोट एंड उस सोलवेंट का जो मोलर मास है Mb, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर ए प्योर सोलवेंट पी नोट एंड Mb क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, दोनों ये इक्वल है, हटा के क्या लगा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन। तो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आ गया हमारे पास, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू WB। व्हाट इज WB, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, क्लियर है, ओके। अब देखो W क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, Ma क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, WB क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। इफ अगर हम WB को किस में ले लें, किलोग्राम में ले लें, इफ WB इज टेकन इन किलोग्राम, देन तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अभी यहाँ पे डब्ल्यू बी आपको ग्राम में दिया हुआ है, उस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, जो कि 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा, 1000 बाय में WB, ठीक है। अब ये WA बाय MA इंटू 1000 बाय WB, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, मोलैरिटी। तो आपके पास क्या आ गया, डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मींस जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था। ये बात क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, डेफिनेशंस में एक बार मिटा देता हूं, ठीक
ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है हमारे पास मोलैरिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट यहां पर क्या है के एफ। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैरिटी। फिर से मैं बोल देता हूं कि ये जो के एफ है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने लास्ट में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था कि Kb and Kf they does not depend on nature of solute, they depends on nature of solvent। जैसे Kb का वैल्यू एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, वैसे ही Kf का वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होता है जो कि कांस्टेंट है। क्लियर है? तो वाटर क्या है सोलवेंट, तो वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सोलवेंट पे डिपेंड करता है। सोलवेंट अलग हो जाएगा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए वैल्यू अलग होगी, बेंजीन के लिए अलग होगी, क्लोरोफॉर्म के लिए अलग होगी, ठीक है। लेकिन सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कौन, Kb एंड Kf। ओके, अब देखो हियर ये जो Kf है किसके, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं मोलल, क्यों मोलैरिटी के मल्टीप्लाई में है, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक नाम और भी है क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये जो क्रायोस्कोपिक है इट इज अ ग्रीक वर्ड, और इस क्रायोस्कोपिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फ्रीजिंग मेजरमेंट। क्या बोला हमने, क्रायोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है, क्रायोस्कोपिक मीनिंग क्या होता है, फ्रीजिंग मेजरमेंट। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं समझ आती है आप गूगल पे एक बार सर्च मार के देख सकते हो, शायद गूगल में भी यही दिया होगा। क्रायोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है, फ्रीजिंग मेजरमेंट। वैसे एबुलोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है, बॉइलिंग मेजरमेंट। क्लियर बात है। अब वही कहानी आ जाती है यूनिट्स ऑफ केएफ, कि हमको केएफ की यूनिट्स निकालना है, तो मोलैरिटी को इधर ले जाओ, तो केएफ किसके इक्वल हो जाएगा, डेल टीएफ अपॉन मोलैरिटी, डेल टीएफ अपॉन मोलैरिटी। डेल टीएफ क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, केल्विन। मोलैरिटी किस में लेंगे, मोल पर किलोग्राम में, तो ये आपका हो गया मोल किलोग्राम इनवर्स। ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएंगे आपके, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सो आपके क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और वैसे आपके एबुलोस्कोपिक यानी टीबी केबी के यूनिट्स क्या होते हैं, वो भी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। एक बात और बता दूं वाटर के लिए, तो आप याद रखिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर, मैंने क्या बोला था, केबी और केएफ का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करता। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसके लिए इसका वैल्यू कितना होगा, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपसे याद हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होती है तो देखा जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम देखी दी जाती है वैल्यू, फिर भी याद रखना, आई थिंक इट्स गुड। केबी का वैल्यू एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और क्रायोस्कोपिक यानी केएफ का वैल्यू वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो हमारे पास क्या आया कि डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी में ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब जो डेल टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। इसका मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आप ये एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लीजिए, वापस कॉपी पे उतार के देखिए अपने आप, बड़ा इजी है, बड़े जल्दी माइंड में आएगा। फिर सेम क्वेश्चन आ जाए कि अगर मोलैरिटी डबल कर दी जाए तो केएफ क्या हो जाएगा, नो चेंज, अनचेंज रहेगा। बोला था ना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो केएफ पे या केबी पे किसी पे आया था कि इफ मोलैरिटी बिकम्स डबल देन केएफ क्या हो जाएगा, अनचेंज, या मोलैरिटी हाफ हो जाए तो केएफ क्या हो जाएगा, अनचेंज, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। क्लियर है? तो ये था आपका कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो चौथा हमारे पास
कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, अब वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये अच्छे से उतार लीजिए। थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से। नॉर्मली प्रेशर को पी से लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? तो इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा किसके बारे में? ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस ये बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोबारा से बोलता हूं, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्मोसिस। ओके, तो चाहिए मैं लिख देता हूं, चलो। इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from their higher concentration to lower concentration। सॉल्वेंट अगर हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? और इसको हम लोग डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर पे हमारे पास क्या है? मान लो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट मैंने ले लिया मान लो वाटर। ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, और वो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? इसको ले लिया, वाटर को ले लिया, H2O। ठीक है, अब मैंने इसमें एक कंटेनर डाला, और इस कंटेनर का के नीचे वाले सिरे पे मैंने क्या लगा दिया? क्या ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या? एक शुगर सॉल्यूशन। थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया? शुगर सॉल्यूशन। आपको दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, और इस शुगर सॉल्यूशन का मान लो इनिशियल लेवल ये था। ये क्या था? इनिशियल लेवल। ये बात क्लियर? अब क्या होगा? इसको कंटेनर को इस सॉल्वेंट में छोड़ेंगे, वाटर में छोड़ेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे कि हमको ये पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंटेनर में ज्यादा है यहां पर इसमें, और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? कम है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इस साइड में ज्यादा है और अंदर क्या है? कम है। तो यहां बाहर से अंदर की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। तो होगा क्या कि ये लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा ये लेवल? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मान लो कि ये पॉइंट आता है, ये हमारा क्या जाता है? फाइनल लेवल। अब ये जो गैप आया हमारा, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल के बीच में गैप आया, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक लेवल या प्रेशर। ये हमारी कितनी, इसको हाइट लिखेंगे, H लिखेंगे। ठीक है ना? ओके, इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन में गया, क्या बोला उसको? ऑस्मोसिस। एक काम करो, यहां पर हम एक प्रेशर लगा दें,
हमने यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, वो यानी हमने एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। अब ऐसा प्रेशर एक्सर्ट किया कि फर्दर ऑस्मोसिस नहीं हो पाए, यानी वी आर गोइंग टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, सो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैसे लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई। अब देखो पाई किसके इक्वल आएगा, पाई आएगा एक तो इस H के इक्वल। ठीक है, और ये जो भी कंटेनर हमने लिया है, बीकर लिया है, फ्लास्क लिया है हमने नीचे से, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिटी होना चाहिए। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो पाई इज इक्वल टू हाइट, ये H इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला, H इनटू D। D का मतलब क्या है, डेंसिटी, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी, और कई जगह पे इस D को हम लोग यहाँ पे रो भी लिख देते हैं, रो। ठीक है, इनटू G। व्हाट इज G? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप पाई इज इक्वल टू HdG लिखो या पाई इक्वल टू H रो G लिखो, एक ही बात है। व्हाट इज D? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, पाई इज इक्वल टू HdG। ये पाई क्या है, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, गे-लुसाक वैन हॉफ लॉ। ये गे-लुसाक वैन हॉफ लॉ ये क्या बोलता है, ये हमको ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बारे में बताता है। कैसे, देखो आपका एक चैप्टर है कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी गैसीय स्टेट, उसमें आप गैस लॉज पढ़ते हो। ठीक है ना, एबीसी लॉ। अब बात यह है कि उसके अंदर आता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या आता है, PV इक्वल टू nRT, लेकिन वो गैसेस के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इक्वेशन वही क्या, एज वी नो pi v equal to nRT which is the ideal gas equation, but here we are taking our solution। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV equal to nRT। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV equal to nRT, but here P किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, और आपका यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट था वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो R यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। इसको आप कैपिटल S से भी लिख सकते हो, और आप इसको कैपिटल R भी पढ़ा रह सकते हो, कोई इशू नहीं। तो R इज नोन एज व्हाट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होगा, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई P की जगह आ गया पाई, पाई V इक्वल टू N ST भी लिख सकते हो, या फिर nRT भी पढ़ा रहने दे सकते हो। इस V को आप यहां ले जाइए, तो आपका पाई किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू N बाय V इनटू में RT। अब ये N, व्हाट इज N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N बाय V ये क्या होता है आपका, मोलैरिटी। तो मैं आपको लिख दूं यहाँ पे पाई इज इक्वल टू M इनटू में RT। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, पाई इक्वल टू mRT। अब देखो R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं वो कब लगाते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसमें निकालते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, बोले तो मोलैरिटी, या फिर मोलैरिटी क्या होती है, इट इज ए कंसंट्रेशन टर्म,
यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी में ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, कि ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट्स व्हाई इट्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे दिया जाए कुछ टाइप के सॉल्यूशन दिए हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और मेनली आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीन टाइप के सॉल्यूशन। कौन सा, पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है जिसका नाम क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो तीसरा है जिसका नाम क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो मैं सिंपल सा याद रखता हूं। क्या हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब ये कम क्या है, टोनिक मैं सॉल्यूट को लेता हूं कि सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है, यानी जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर यानी ज्यादा, टोनिक यानी मैं लेता हूं सॉल्यूट को, कि एक सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट ज्यादा है यानी सॉल्वेंट कम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक का मतलब क्या है, बैलेंस्ड है, यानी वहां पे सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो कहीं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी टू सॉल्यूशंस व्हिच आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलता हूं मैं, टू solutions which are at equilibrium with each other are known as isotonic solutions। क्लियर है बात है। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लिया हमने, लिया आरबीसी, हमने आरबीसी लिया। अगर मैं आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी जहां पे सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट है वो आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी है, सॉल्वेंट यानी मैं वाटर ले लूं, तो सॉल्वेंट इस आरबीसी के अंदर जाना स्टार्ट होगा, अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो वाटर है यानी सॉल्वेंट उस आरबीसी के अंदर जाना स्टार्ट होगा, ए टाइम विल कम आरबीसी क्या हो जाएगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आरबीसी बर्स्ट आउट हो जाएगी, बर्स्ट आउट, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर इस आरबीसी को, इसी आरबीसी को अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो आरबीसी के अंदर से वाटर बाहर फ्लो करेगा, वाटर क्या फ्लो करेगा, बाहर फ्लो करेगा, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी, आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी क्या हो जाएगी, बर्स्ट आउट हो जाएगी। और उसी आरबीसी को अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो ये क्या रहेगी, सेफ रहेगी, इट विल नीदर बर्स्ट आउट नोर गेट श्रिंक। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आरबीसी, यानी आरबीसी को ऐसे कौन से सॉल्यूशन में रखा जाए जिसमें वो सेफ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि 0.9% NaCl solution
is isotonic with RBC। अगर RBC को 0.9% या 0.85% NaCl सॉल्यूशन में डाला जाए तो वहां पर RBC क्या रहेगी, सेफ रहेगी। दैट सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद RBC। तो ये आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। सिमिलरली एक रेजिन ले लो, रेजिन को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो स्वेल हो जाएगी, और ग्रेप्स ले लो, ग्रेप्स को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम वो कहानी है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक टर्म आती है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमारा जो मोस्टली पानी आता है, ठीक है, वो कैसे प्योर होता है, कैसे क्या होता है, देखो ध्यान से। हम लोग टर्म क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या है, जैसे मान लो कि हमने क्या लिया, ये बीच में हमारे पास क्या है, एक कंटेनर लिया, बीच में हमने इसके अंदर डाला क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर है, ओके। अब यहां पर क्या है, यहां पर है फ्रेश वाटर, यहां क्या है, इस साइड में क्या है आपके पास, फ्रेश वाटर है, और इस साइड में आपके पास क्या है, सी वाटर है। अब हमको पता है सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सी वाटर है, ठीक है ना, ओके। अब हम एक काम करते हैं कि नॉर्मली अगर हम इस कंटेनर को ऐसा छोड़ेंगे तो होगा क्या, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहां पे जाता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, ये लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर यानी यहां इस साइड से ऑस्मोसिस होने वाला है, इस साइड से क्या होने वाला है, osmosis होने वाला है, solvent from their higher concentration will go to the lower concentration through SPM, the level becomes higher and higher। but what will I do कि अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगा दूं और मैं यहाँ पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे प्रेशर, कितना प्रेशर, वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर, if pressure more than osmotic pressure is applied, if pressure more than osmotic pressure will be applied, तो ये ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी अप्लाइड, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन विल गो टू द हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सी वाटर लिया, यहाँ पे फ्रेश वाटर लिया, और इस सी वाटर वाले कंटेनर पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो कौन सा ऑस्मोसिस होने वाला है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने वाला है। तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, फ्रेश वाटर जनरेट होगा, और फ्रेश वाटर तो यहां चला जाएगा, तो पीछे यहां पे क्या बचेगा, सॉल्ट। इसका मतलब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, इट कैन बी यूज्ड इन द डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर से अगर सॉल्ट हटाना है, इसी वाटर से अगर सॉल्ट को सेपरेट करना है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सी वाटर से प्योर वाटर तो इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा, यानी वाटर से हमने सॉल्ट हटा दिया। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद RBC। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स ऑस्मोसिस। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। किसी वाटर को अगर आप प्योर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हम इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। AIEEE 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, a 5.25% solution of a substance is isotonic with a 1.5% solution of urea in the same solvent, okay. If the densities of both of the solutions are assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube, then molar mass of the substance will be। क्वेश्चन करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्या जरूरत है पढ़ने की? बिल्कुल है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। लिख लीजिए, मोलिकुलर मास या मोलर मास। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो। कैसे? मान लो एक कोई सॉल्यूट है, हम नहीं जानते वो क्या है, यानी हमको पता नहीं उसका मोलर मास क्या है, हमने वो सॉल्यूट लिया, वे तो कर सकते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम, तो वे करके मान लो 10 ग्राम हमने वो सॉल्यूट ले लिया, तो गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट तो हमको पता है, लेकिन मोलर मास हमको नहीं पता है। ओके, हमने उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला जिसका मोलर मास हमको पता है, जैसे वाटर में डाल दिया, वाटर का मोलर मास भी पता है और उसका मास ले लें, ठीक है। और उसके बाद हम उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें कि पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वो डालने से बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हो गया, तो डेल टी भी निकाल सकते हैं। डेल टी भी निकाल के फॉर्मूला में पुट कर दो, डेल टी बी इज इक्वल टू Kb इंटू मोलरिटी। Kb वाटर का कितना होता है 0.82 इंटू मोलरिटी। निकालने के लिए क्या करोगे, WA बाय में MA, WA आपने 10 ग्राम लिया है, MA आपको पता नहीं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि वही आपको निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा WB अपॉन 1000, यानी गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वो कर लोगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेजर एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द मोलर मास या यू कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन से ये बता रहा है, लास्ट में ये क्या है, आइसोटोनिक पूछ रहा है, यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। लास्ट में क्या पूछा, मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस, वो कौन है आपका, सॉल्यूट, वही पूछा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, हमने कल पढ़ा था कौन सा, वैन हॉफ फैक्टर पढ़ा था, ठीक है। वैन हॉफ फैक्टर कब यूज होता है, जब आपका सॉल्यूट डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। तो हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, क्या पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर कि पाई इज इक्वल टू mRT पढ़ा हम लोगों ने। बट अगर हमको कोई भी सॉल्यूट ऐसा दिया जाए जो डिसोशिएट हो सकता हो या एसोसिएट हो सकता हो, तो हम इसको क्या लिख देंगे, पाई इज इक्वल टू ImRT। ये I क्या है, वैन हॉफ फैक्टर, वो जो कैलकुलेशन में एरर आएगी उसको बैलेंस कर देगा। अब हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हमको I लगाने की जरूरत है। तो उसने क्या बोला, ए 5.25% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। बड़े गौर से सुनिएगा, अगर आपको सॉल्यूट का नाम नहीं दिया जाए, जैसे उसने डायरेक्ट बोल दिया ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अब आपको क्या पता वो डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा। अगर आपको सॉल्यूट का नाम, सब्सटेंस का नाम नहीं दिया जाए तो आपको I बिल्कुल नहीं लगाना है, मामला ही खत्म हो गया। क्लियर बात है। फिर जब यहां पे नेम नहीं देगा और इसने क्या बोला, इज आइसोटोनिक विद किससे, यूरिया। अब बात आती है कि यूरिया क्या होता है सर, यूरिया का आईपीसी नेम क्या है, अमीनो मिथेनेमाइड, ठीक है। क्या नाम इसका आईपीसी, अमीनो मिथेनेमाइड। नोट कर लीजिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब यूरिया में ना तो डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है, तो जिन सॉल्यूट में डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों नहीं होता है तो वहां पे आपको I लगाना ही नहीं है, वैन हॉफ फैक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब इस क्वेश्चन में I की कोई जरूरत नहीं है, तो पहला काम तो ये हो गया। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब आपको क्या करना है कि आइसोटोनिक का मतलब पाई1 इज इक्वल टू पाई2, ये बात क्लियर है। पाई1 क्या हो जाएगा, M1RT, पाई2 क्या हो जाएगा, M2RT। I लगाना नहीं इसलिए मैंने लगाया। अब RT से RT कैंसिल आउट हो गया, इक्वल है, तो क्या बचा आपके पास, M1 इक्वल टू M2। ये मोलरिटीज है, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, N/V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब वो कितना दिया आपको, 5.25%। अब 5.25% का मतलब क्या है कि 5.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब उसने डायरेक्ट आपको बोल दिया कि नंबर गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया, 5.25 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया, 100 ml। तो कैसे निकालेंगे, N1 बाय में V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाय में V2। N1 कैसे निकालते हैं, W1 बाय में M1, गिवन मास बाय का मोलर मास। गिवन मास कितना है, 5.25 ग्राम, और मोलर मास हमको पता नहीं, यही तो निकालना है अपने को। ओके, अपॉन
V1 कितना है 100 ml और उसको किसमें बनाएंगे लीटर में, तो 100/1000 यानी 1/10, तो ये आपका हो गया 1/10 लीटर। क्लियर है? ओके, यहां आ जाओ, क्या बोला N2 गिवन मास बाय मोलर मास, क्या बोलता है 1.5%, क्या मतलब होता है कि 1.5 ग्राम ऑफ द सोल्यूट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो गिवन मास है 1.5 ग्राम अपॉन मोलर मास यूरिया, अरे यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, निकाल के देख लो। कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 14, तो दो का कितना हुआ 28 और 4 हमारे पास हाइड्रोजन हुए, कैलकुलेट करो कितना आएगा 60 आएगा। तो मोलर मास कितना आपके पास 60 अपॉन परसेंट बोला था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ml, उसको लीटर बनाओ 100/1000 यानी 1/10, 1/10। अब 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हुआ कोई इशू नहीं। अब इसको सोल्व करना है, कर लेंगे क्या 1.5 को 60 से करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, और ये 0.5 था तो एक जीरो मैंने यहाँ पे लगा दी, ये 40 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा m1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा m1, 40 को 5.25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 200 और ये हो गया 210, m1 आपके पास कितना आ गया 210 आ गया। ऑप्शन है क्या आपके पास? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है 210 ग्राम पर मोल। ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे, अब आप उनको सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आई वाला बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।